हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। मैं हूं आपका ट्यूटर मुदस्सिर बट और आज है क्लास 11th लॉज एंड मोशन का लेक्चर नंबर 3। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इम्पल्स। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन इस टॉपिक को अक्सर जो है ना लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं। एंड आज की वीडियो इसी पे होगी। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द वीडियो वी मे टॉक अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पिछले दो क्लासेस में हमने बात की थी अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने ये बात की थी कि ये जो फोर्स है, फोर्स ही एक ऐसी चीज है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करता है। यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उस पर लगने वाला फोर्स जीरो है, या नेट फोर्स उस पर लगने वाला जो है वो जीरो है। और अगर एक बॉडी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तब भी हम बोलेंगे उसकी वही स्टेट है, तो नेट फोर्स उसका जीरो है। अगर उसकी स्टेट में चेंज आता है तो स्टेट की चेंज को लाने का जो रीजन है, जो कारण है, वो है नथिंग बट फोर्स। ये पहला लॉ था। सेकेंड लॉ में हमने बात की थी कि ये जो फोर्स है जो अब इस बॉडी की स्टेट को चेंज कर रहा है, इस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील्स बेसिकली विद द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। एंड उसमें हमने बोला था फोर्स होता है बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज एफ इक्वल टू डी पी बाय डी टी। एंड फिर हमने देखा था एंड में कि एफ आता था बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दिस वाज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारा जो मास है दैट इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है वीडियो नंबर 2 में हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट इंपल्स। तो इंपल्स शुरू करने से पहले, इंपल्स पे डिस्कशन शुरू करने से पहले आई वांट टू गिव यू सम सिचुएशंस, राइट। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि पहले हमने जो देखा कि जो फोर्स है, फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ अ बॉडी। अब अगर फोर्स का, चूंकि फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड, इट हैज अ डायरेक्शन, अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड द फोर्स इज कांस्टेंट, एंड वो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मैंने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया 0.1 सेकेंड्स के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, ये जो फोर्स है ये एक बड़ा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। इवन 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन जो भी फोर्स है, बट फोर्स कांस्टेंट है। एंड जिस टाइम के लिए ये फोर्स लगता है वो टाइम बहुत ही छोटा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा केस, अब अगर फोर्स हमारा वेरिएबल है, ठीक है, और टाइम जो है वो तब भी बहुत कम है, तो उस टाइम पे क्या होगा। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे केसेस है कि फोर्स बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वाली सिचुएशंस में फोर्स नहीं कैलकुलेट करते हैं, बल्कि हम लोग फोर्स का एक्शन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो उसी फोर्स के एक्शन को नाम दिया गया है इंपल्स। सो इंपल्स इज व्हाट? इंपल्स इज बेसिकली एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स। इट्स अ मेजरमेंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे हम लोग फोर्स नहीं बल्कि फोर्स का एक्शन कैलकुलेट करते हैं, एंड उसी फोर्स के एक्शन को नाम दिया गया है इंपल्स। So what is impulse now? Impulse is nothing but it is the action of force, right? And हम लोग इसको लिखते हैं कि ये जो impulse है, मान लीजिए एक बॉडी है, उस बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स F is applied on a body, ठीक। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोगों को पता है क्योंकि ये जो फोर्स है, फोर्स इज नथिंग बट dp by dt। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज नथिंग बट dp by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू dp by dt। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फोर्स आएगा बराबर dp वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, क्योंकि मोमेंटम भी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है। तो F जो है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो जो dp आएगा बराबर dp विल बी इक्वल टू एफ डी टी, ठीक। अब चूंकि हम लोगों ने यहां पे माना कि फोर्स एक कांस्टेंट है, तो मान लीजिए ये एक ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम। तो फोर्स हमारा कांस्टेंट है, सपोज ये, ठीक। सपोज यहां पे है टाइम t1 और यहां पे है टाइम t2। अब ये जो लगने वाला फोर्स है, F फोर्स लग रहा है फॉर टाइम t1 एंड t2, एंड फोर्स इज कांस्टेंट, तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत छोटा है। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग बोलेंगे कि ये जो dp बाई dt है दैट इज इक्वल टू F। तो dp आएगा बराबर F dt। तो F हमारा कांस्टेंट है, तो व्हाट इज dt? dt आएगा बराबर, यहां पे इसका इंटीग्रेशन t1 से लेके t2 तक, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp।
ठीक, अब यहां पे P1 भी होगा, दिस विल बी P1 एंड P2, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। अब यहां पे dt का इंटीग्रेशन आएगा t, सो दिस इज f t2 माइनस t1 इक्वल टू P2 माइनस P1। अब T2 माइनस T1 जो है ये बहुत छोटा है, क्योंकि इंपल्स का डेफिनेशन ही यही है कि इंपल्स वाले केस में फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर T2 माइनस T1 छोटा है तो वी कैन से Ft equal to P2 minus P1. And what is Ft? Ft is impulse. So we can say from this that impulse is also defined as the change in momentum. That is final momentum minus initial momentum. तो impulse को हम और लिख सकते हैं, it is defined as change in momentum. नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरे पास फोर्स टाइम ग्राफ है, इफ आई हैव अ फोर्स टाइम ग्राफ जिसका जो इनिशियल टाइम है दैट वाज t1 एंड जो फाइनल टाइम है दैट इज t2, तो ये पोजीशन सपोज a टू b, तो ये वाला जो एरिया होगा, दिस एरिया गिव्स मी इंपल्स। तो दैट मींस आई कैन आल्सो से इंपल्स इज आल्सो डिफाइंड एज द एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, because f into t, that is the area of the force time graph, and that is equal to impulse or that is equal to change in momentum। ठीक है, तो इन अ वे हम लोग यहां पे ये बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स दोनों सेम है। ठीक, तो यहां पे हमने बात की कि अगर हमारे पास जो फोर्स है दैट इज कांस्टेंट, एंड टाइम चूंकि हम लोग बोलते हैं कि टाइम बहुत छोटा होता है व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो उस टाइम पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है फोर्स और टाइम का, दैट विल गिव अस द एक्शन ऑफ फोर्स, एंड उसी एक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंपल्स। एंड इंपल्स हमने यहां पे देखा दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक, और अगर हम ग्राफिकली इसको देखना चाह रहे हैं तो ग्राफिकली क्या होगा, f into dt, that means f into dt is what? It is the area of this graph because this is y into x, y axis x axis ये एरिया होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फोर्स टाइम ग्राफ है और हमको पूछा गया कि आप इंपल्स निकाल लो, तो वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन ग्राफ। समझिए बात, तो दिस इज impulse for a constant force. Now we'll talk about impulse for a variable force. अब हम बात करेंगे impulse for a variable force। तो अगर हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है, मान लीजिए फिर से हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, दिस इज फोर्स, दिस इज टाइम, एंड नाउ वी हैव अ वेरिएबल फोर्स। तो मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो इस केस में जो इंपल्स होता है, इंपल्स हियर इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे फोर्स भी वेरिएबल है तो फोर्स भी इंटीग्रेशन के अंदर ही आएगा। सो दैट इज बेसिकली द एरिया फॉर एबीसी कर्व। ठीक है ना, तो चूंकि यहां पे फोर्स वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हम फोर्स को इंटीग्रल साइन से बाहर नहीं ले सकते। तो इन दोनों का जो है हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां फोर्स विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो एफ विल बी फॉर एग्जांपल 2t प्लस 3t स्क्वायर या जो भी होगा। तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द इंपल्स, राइट। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, सपोज फोर्स इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t न्यूटन, and we have to find impulse for t1 equal to 2 seconds to t2 equal to 5 seconds, यानी कि 3 सेकेंड्स के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हमें इन 3 सेकेंड्स के लिए इंपल्स निकालना है। ठीक है, एंड यहां पे यू कैन सी ये जो फोर्स है, force is what? Force is a function of time. That means force is not constant, it's a variable force. तो यहां पे सिंपल हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे फोर्स की जगह 2t स्क्वायर प्लस 3t इंटू डी टी, एंड t1 हमारे पास है 2 और t2 हमारे पास है 5। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2t क्यूब बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर बाई 2, लिमिट होगा 2 से लेके 5। तो यहां पे 5 का क्यूब दैट इज 125, सो दिस इज 2 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये हो गया अपर लिमिट। अब होगा लोअर लिमिट, दैट इज माइनस
2, दैट इज 2 की क्यूब दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस माइनस दिस, ये वैल्यू हम निकालेंगे और यहां पे जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कभी कभी कि इंपल्स जो होगा, इंपल्स विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वहां पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन में यू हैव टू पुट द लिमिट्स। जैसे यहां पे पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो पहले मैंने अपर लिमिट अलग से निकाले दोनों, फिर लोअर लिमिट के दोनों से निकाले और दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इंपल्स फॉर अ वेरिएबल फोर्स। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट है तो इंपल्स होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम इंटरवल्स, दैट इज t2 माइनस t1। एंड चूंकि यहाँ पे टाइम बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए होता है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अगर फोर्स वेरिएबल है तो आपको सीधा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड ये आपको वहीं पे पता चलेगा व्हेन यू सी अ क्वेश्चन, अगर फोर्स में टाइम वेरिएबल लगा हुआ है यानी कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो दैट मींस फोर्स इज नो लॉन्गर कांस्टेंट, इट्स अ वेरिएबल फोर्स, और वहां पे आप लोगों को ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज ft dt, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इस इंपल्स का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंपल्स। तो आप देखिए फोर्स इनटू टाइम। सो इंपल्स जो है, इंपल्स इज व्हाट, इट इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टाइम का यूनिट है सेकंड, सो इट इज न्यूटन सेकंड्स। एंड अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस में क्या होगा, इट विल बी डाइन इनटू सेकंड। ये हो गया हमारा सीजीएस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स, ठीक है। कुछ लोग इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप जे के साथ कंफर्टेबल है तो पुट इट जे, अगर आप आई के साथ कंफर्टेबल है तो पुट इट आई, क्योंकि फिजिक्स में सिंबल्स की बहुत कमी है, तो आपको जो अच्छा लगे पुट दैट, बट रिमेंबर कि यू शुड नो व्हाट इट इज बेसिकली। अगर आप जे लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जे स्टैंड्स फॉर इंपल्स, अगर आप आई लिख रहे हैं तो यू शुड रिमेंबर दैट आई स्टैंड्स फॉर इंपल्स, नॉट फॉर करंट, जो आप इंशाल्लाह 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो यहां पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखने की कोशिश करेंगे। तो फोर्स है, फोर्स होता है बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये है इनटू टाइम। मास का हो गया m, एक्सेलरेशन का हो गया l, t माइनस 2 इंटू टी। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट विल बी m1 l1 t माइनस 1। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला पे भी कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस एंड दिस। यहां आपको याद रखना है कि जो इंपल्स है, इंपल्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज m1 l1 t माइनस 1, ठीक है। तो यही बेसिकली मोमेंटम का भी है। तो जो मोमेंटम का डायमेंशन है वही इंपल्स का डायमेंशन है, और इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन सेकेंड और डाइन सेकेंड, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट इंपल्स। अब हम बात करेंगे कि जो इंपल्स है ना, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्योंकि आप लोगों ने कई सारी एप्लीकेशंस देखी होंगी इंपल्स की, तो अब हम उनकी एक एक करके बात करेंगे। तो फर्स्ट आई विल राइट, देन वी विल ट्राई टू डिस्कस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स। Okay, now we'll talk about applications of impulse. Applications of the concept of impulse are as follows. पहला application ये है, a cricket player has to lower his hands while catching a ball. तो जब भी एक क्रिकेटर कैच पकड़ने जा रहा है तो वो अपने हाथ को नीचे कर रहा है। ये आप सबने देखा होगा, जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो वी ऑलवेज ट्राई टू डू दिस, ठीक है ना। जब भी whenever we have an option, अगर हमारे पास मौका है अपने हाथ को पीछे करने के लिए, तो वी ऑलवेज ट्राई टू लोअर आवर हैंड्स। जैसे आजकल जो कैच पकड़ने का स्टाइल है, वो यूज अ कप शेप, हम लोग ऐसे करके अपने हाथों को पीछे करते हैं, ठीक है ना, या हम लोग ऐसे करते हैं अपने हाथों को पीछे करते हैं। रीजन ये है कि जब हम अपने हाथों को पीछे करते हैं तो उससे क्या होता है, व्हाट इज द फिजिक्स है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो इंपल्स है ना, इंपल्स देखो आप, या फोर्स देखो, इंपल्स आता था ft, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करूं तो फोर्स आएगा बराबर p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई t। तो यहां पे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जब एक क्रिकेटर अपने हाथ को नीचे करता है या पीछे करता है या थोड़ा सा झुकाता है, तो वो बेसिकली ये चाहता है कि बॉल और मेरे हाथ के बीच में जो कांटेक्ट होगा उसको थोड़ा सा और टाइम लग जाए, मे बी फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड 2 सेकेंड्स। क्योंकि उससे क्या होगा, जब टाइम बढ़ेगा, जब क्रिकेटर बैट्समैन से बॉल निकली, बैट से निकली, एंड द प्लेयर ट्राइज टू कैच इट, वो अपने हाथ को पीछे इसलिए कर रहा है ताकि बॉल और उसके हाथ के बीच, यानी कि बैट से लगने के बाद बॉल जब निकली और उसके हाथ में जब वो जाएगी तो थोड़ा सा टाइम स्पैन बढ़ जाए,
नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन विद दैट। तो जब वो टाइम स्पेन थोड़ा सा बचेगा तो आप यहां देखेंगे टाइम बढ़ा तो फोर्स कम होगा और उसके हाथ को दर्द थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज व्हेन यू होल्ड अ सॉलिड बॉल इट हर्ट्स, राइट। तो जब वो अपने हाथ को पीछे कर रहा है या लोअर नीचे कर रहा है तो वो बेसिकली एक टाइम स्पेन को बढ़ा रहा है, और उस टाइम स्पेन के बढ़ने से क्या होगा, फोर्स थोड़ा कम होगा और उससे दर्द थोड़ा सा कम होगा, ही विल नॉट गेट हर्ट। समझ में आया इसका लॉजिक? तो इसलिए वेन एवर यू हैव एन ऑप्शन, इफ यू आर अ क्रिकेटर, ट्राई टू लोअर योर हैंड टू कैच द बॉल, नंबर वन। नंबर टू, it is less dangerous to jump from a high wall onto the loose earth than on the concrete pavement। तो अगर आप एथलीट है और आप जंप कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होगी, जब भी एथलीट्स को ट्रेन किया जाता है फॉर हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी होता है, तो यू ऑलवेज सी जहां पे वो लोग जंप मारते हैं, जहां पे वो गिरते हैं जंप लैंड करने पे, तो वहां हमेशा या तो मिट्टी होती है लूज या वहां पे सैंड होता है, रेत। द क्वेश्चन इज व्हाई। ठीक है, तो वहां पे ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो ही वो लोग लैंड करते हैं तो उनकी बॉडी का पूरा फोर्स mg वो ट्रांसफर होगा टू द लैंड। अगर वहां पे लूज मिट्टी ना हो के कंक्रीट पेवमेंट होगा तो वो लोग एक सेकंड में रेस्ट पे आएंगे और पूरा वेट जो है ना वो सॉलिड पेवमेंट पे ट्रांसफर होगा, जिससे उनके पैर टूट सकते हैं, उनको नुकसान हो जाएगा। आप इमेजिन कीजिए कोई शख्स एक फ्लोर से गिर रहा है, नीचे सीमेंट कंक्रीट है, तो ही और शी विल गेट ब्रोकन, उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। और अगर वही केस हुआ, नीचे रेत थी, मिट्टी थी, लूज सैंड था, सॉइल था, जो भी था, ही विल गेट लेस हर्ट। तो इसीलिए बोला जाता है इट इज लेस डेंजरस टू जंप फ्रॉम ए हाई वॉल ऑन टू द लूज अर्थ देन ऑन द कंक्रीट पेवमेंट। ठीक है, जो लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, अगर आप देखेंगे नीचे सॉलिड सरफेस है तो आपके पैरों में भी दर्द होता है, बिकॉज यू कंटिन्यूअसली ट्रांसफर योर मोमेंटम टू द योर फोर्स टू द कंक्रीट पेवमेंट। समझ आ रही है आपको बात? तो इसीलिए जब भी जंप करना हो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सी कि वहां पे लूज सॉइल हो या सैंड हो, जिससे आपका क्या होगा, धीरे धीरे यू विल कम टू रेस्ट, और आपका फोर्स जो ट्रांसफर होगा फ्रॉम योर बॉडी टू द अर्थ वो धीरे, इट विल टेक सम टाइम। जब वो टाइम लेगा तो फोर्स थोड़ा सा कम होगा एंड यू विल नॉट गेट हर्ट। ठीक है, तो आपको बहुत कम चोट लग सकती है यहां पे। इसीलिए आपने ये चीज भी देखी होगी, अगर आप चलती हुई गाड़ी से, तेज सॉलिड गाड़ी से टक्कर मारेंगे तो यू विल गेट हर्ट, इवन यू कैन डाई। ठीक है ना? अब यहां पे तीसरा है, एन ऑटोमोबाइल इज प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग्स। तो जो भी आपके पास गाड़ी है, बाइक है, उसमें यू कैन सी शॉकर्स, स्प्रिंग्स। द रीजन इज व्हाई। ये स्प्रिंग्स, ये शॉकर्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप एक बिल्कुल खराब रोड के ऊपर चल रहे हैं तो देयर आर जंप्स। ठीक है ना? तो गाड़ी ऊपर नीचे करती है, ऐसे 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 ऐसे, खटखट खटखट। ठीक है ना? तो वो जो फोर्स होता है, जो स्प्रिंग्स होते हैं, स्प्रिंग्स क्या करते हैं, वो उस फोर्स का टाइम स्पेन बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? दे कंप्रेस देन दे एक्सपैंड, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उससे क्या होता है, आप जो उसमें सवारी बैठी है, जो गाड़ी पे बैठा है बंदा, उसको क्या होता है, उसको ये जर्क कम फील हो रहा है। ठीक है, तो ही और शी फील्स द लेस जर्क। तो इसीलिए ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में स्प्रिंग्स होते हैं, शॉकर्स होते हैं। नंबर 4, चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन पेपर और स्ट्रॉ बिफोर पैकिंग टू अवॉइड ब्रेकेज। अब जो भी लोग क्रॉकरी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग, जब भी हम लोग क्रॉकरी खरीदते हैं तो यू विल ऑलवेज फाइंड देयर आर सम पेपर रैपिंग्स और स्ट्रॉ रैपिंग्स, और वो फोम जैसा बंधा होता है उन कप्स के अंदर, प्लेट्स के अंदर, जो भी आप चाइनावेयर खरीदते हैं। द रीजन इज व्हाई। ये इसका भी यही रीजन है क्योंकि मान लीजिए आप लोग एक बैग खरीद रहे हैं, एक पूरा सेट आप लोगों ने खरीदा कप्स का, एंड दैट इज पैक्ड इन अ बॉक्स। मान लीजिए चलते चलते क्या हुआ, आपको किसी के साथ टक्कर लग गई या जो बॉक्स है वो हाथ से गिर गया, तो जो ही वो हाथ से गिरेगा तो उसका पूरा वेट जमीन में ट्रांसफर होगा एंड यू विल गेट द ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब जो वो फोर्स उस पर लगना चाहिए था कप्स में, वो उस फोम या पेपर या स्ट्रॉ में ट्रांसफर हो रहा है, और वो कप्स तक पहुंचने तक उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड विद द रिजल्ट क्या होता है, जितना टाइम ज्यादा लगेगा, फोर्स का इफेक्ट धीरे 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 कम होता है, एंड जब वो फोर्स कप को छूता है, उस टाइम पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और कप टूटने से बच जाता है। तो दिस इज व्हाई द चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन पेपर और स्ट्रॉ। ठीक है जी। 5th एग्जाम्पल, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ए स्टोन व्हेन थ्रोन ऑन ए ग्लास। अगर हम एक शीशे को पत्थर मारते हैं, ठीक है ना, अगर हम एक शीशे पे पत्थर मारते हैं तो शीशा पूरा का पूरा टूट जाता है। एंड अगर उसी शीशे के थ्रू एक गोली पार हो जाएगी तो वहां पे यू विल फाइंड अ स्मॉल होल ऑफ द साइज ऑफ द बुलेट। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसमें भी वही इंपल्स वाली कहानी है। जब क्या होता है, जब एक स्टोन को हम लोग फेंकते हैं
एक शीशे के ऊपर, तो स्टोन की जो वेलोसिटी है वो कम होती है। अगर स्टोन की वेलोसिटी कम है यानी कि उसका फोर्स भी जो है वो कम होगा, बिकॉज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम ये सारे रिलेटेड है। तो उसका जो फोर्स कम होता है यानी कि उसका जो कांटेक्ट होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है, तो जब उसको क्रॉस करना है फ्रॉम द ग्लास टू अदर साइड ऑफ द विंडो, इट टेक्स सम टाइम। क्योंकि उसकी स्पीड कम है तो वो धीरे क्रॉस करेगा। इट हैज एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रांसफर द मोमेंटम टू द होल विंडो। और उससे क्या होता है, जब वो पूरा मोमेंटम, पूरा फोर्स अपना उस खिड़की पे पास करता है, तो विद द रिजल्ट वो पूरे का पूरा शीशा टूट जाता है। ठीक है। एंड इन कंपैरिजन टू दिस, जब एक गोली चलती है, व्हेन अ बुलेट पासेस थ्रू, बुलेट हैज अ वेरी फास्ट हाई वेलोसिटी। बुलेट बहुत तेज चलती है, और तेज चलने से क्या होता है, इसके पास उतना टाइम नहीं होता है जितना इस पत्थर के पास था टू ट्रांसफर द मोमेंटम, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत तेजी से वापस जाएगी। तो बुलेट डज नॉट हैव एनफ टाइम टू ट्रांसफर इट्स फोर्स, इट्स मोमेंटम टू द होल विंडो, इसीलिए ये छूकर चली जाती है। तो इसीलिए होता क्या है कि जब एक गोली निकलती है एक शीशे से, तो वहां पे बस गोली जितना छेद होता है, लेकिन जब एक पत्थर मारा जाता है तो वहां से क्या होता है, पूरे का पूरा शीशा टूट जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। इसी तरह हमारे पास जो ट्रेन की बुगीज होती है, उनमें भी एक स्प्रिंग लगा होता है, शॉकर लगा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब ट्रेन रुक जाती है तो थोड़ा सा आपस में टकराने से पहले ही वो फोर्स का टाइम बढ़ाया जाता है और वो फोर्स डाई आउट होता है, दे डू नॉट कोलाइड। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस अबाउट इंपल्स। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस, आई विल रीड देम अगेन क्विकली ताकि आप लोगों को याद रहे। पहला, a cricketer player or a cricket player has to lower his hands while catching a ball. It is less dangerous to jump from a height to a loose earth than to the concrete pavement. Automobile is provided with springs, and China was wrapped in paper, and a stone. This one is very, very amazing. A stone when thrown on a glass window smashes the whole window, but when a bullet is thrown, it just pierces it. एक थोड़ा सा सुराख होके बुलेट जो है वो चली जाती है। तो ये थी कहानी इंपल्स की, जहां हमने देखा इंपल्स बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब एक कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स जो है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, या एक वेरिएबल फोर्स एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग फोर्स नहीं बल्कि फोर्स का एक्शन पढ़ते हैं, और उस फोर्स के एक्शन को नाम दिया गया इंपल्स, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। और अगर आपके पास फोर्स टाइम का ग्राफ है तो वहां पे हम बोलेंगे उस ग्राफ का जो एरिया होगा दैट इज नथिंग बट इंपल्स। इंपल्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, और इंपल्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, जहां पे हम देखते हैं व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम जो है, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू इंपल्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंपल्स। नाउ बिफोर एंडिंग द वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग इंपल्स। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। Okay, now we'll try to solve this question, and question says that a cricket ball of mass 0.2 kg moving with a velocity of 20 meter per second, so velocity is 20 meter per secend, is brought to rest by a player in 0.1 seconds. तो एक क्रिकेट बॉल है जिसका जो मास है दैट इज 0.2 kg यानी कि 200 ग्राम की बॉल है, एंड वो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको एक प्लेयर ने रोका इन 0.1 सेकेंड्स। एंड हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इंपल्स of the force acting on the ball and the average force applied by the ball by the player, sorry. तो हमें बेसिकली यहाँ पे फोर्स निकालना है और हमें निकालना है इंपल्स। तो अभी अभी हमने देखा कि ये जो इंपल्स है, इंपल्स इज व्हाट, इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम। तो अगर मुझे कहीं से फोर्स पता चलेगा तो आई विल मल्टीप्लाई दैट फोर्स बाय 0.1 सेकेंड्स एंड आई विल गेट द इंपल्स। तो क्योंकि इसीलिए इस क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी गई है, फोर्स भी निकाल लो और इंपल्स भी निकाल लो, क्योंकि बेसिकली हमें पहले फोर्स पता करना है, उसके बाद ही हम लोग जो है इंपल्स निकाल सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ बेसिक चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी, मैंने कई बार बोला है वीडियोस में, जब भी आपके पास फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू is what is to write down or note down the all information that is given in the question. तो वो सारी चीजों को हम लोग पहले लिखेंगे एक साइड में, फिर उसके बाद देखते हैं हम कौन सी फॉर्मूला यूज करके अपने क्वेश्चन के अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब बॉल ऑफ मास 0.2 kg, यानी कि जो मास हमारे पास है m जो है दैट इज 0.2 kg। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट इन SI यूनिट्स, या तो फिर पूरा CGS में करो या तो फिर पूरा SI में करो। ठीक है, क्योंकि यूनिट सिस्टम शुड बी सेम। इट्स नॉट लाइक कि आपने किसी चीज को ग्राम में रखा, स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखा, यू कैन नॉट गेट द आंसर।
ठीक है ना। अगर ग्राम में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो मास केजी में आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि इंपल्स के दो यूनिट्स हैं, केजी सेकंड, डाइन सेकंड। केजी सेकंड व्हेन वी आर डीलिंग विद एसआई सिस्टम एंड डाइन सेकंड व्हेन वी आर डीलिंग विद सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे लकीली मास जो है वो भी एसआई में है और स्पीड भी जो है वो एसआई यूनिट्स में है। तो मास इज 0.2 kg, इनिशियल स्पीड, क्योंकि ये पहले इसको रेस्ट में लाया गया है तो दैट मीन जो इनिशियल स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है बराबर 0.1 सेकेंड्स। अब यहां चूंकि इस बॉडी को रेस्ट में लाया गया तो मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है, m, u, t एंड v। तो मैं अगर चाहूं तो आई कैन ऑल्सो फाइंड द फोर्स बाय dp by dt, चेंज इन मोमेंटम, एंड आई कैन ऑल्सो फाइंड इट बाय फाइंडिंग द एक्सेलरेशन एंड देन फाइंडिंग द फोर्स एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय dt। तो दोनों तरीके से करने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका v इक्वल टू u प्लस at, यहां से मुझे a पता चलेगा, v हमारा 0, u हमारा 20, a मुझे निकालना है, टाइम है 0.1 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.1 विद द माइनस साइन, सो दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स किसके बराबर आएगा? फोर्स आएगा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 0.2, दिस इज 0.2 इंटू 200, सो दैट इज 40 न्यूटन विद माइनस साइन, क्योंकि डायरेक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 40 न्यूटन। अब इंपल्स तो बहुत आसान है, इंपल्स इज व्हाट? इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम, दैट इज 40 इंटू 0.1, सो दैट इज 4 न्यूटन सेकेंड्स। यहां से मैं इंपल्स निकाल सकता हूं। सो दिस इज फोर्स, दिस इज इंपल्स, ठीक है। अब कोशिश करते हैं एक और फॉर्मूला यूज करने की, लेट्स होप दैट हेल्प्स अस। फोर्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, यानी कि dp by dt। सो dp by dt इज व्हाट? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? 0, बिकॉज बॉडी कम्स टू रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में आई तो मोमेंटम 0 खलास, माइनस मास इसका है 0.2, वेलोसिटी है 20, टाइम है 0.1 सेकेंड्स। तो फोर्स आएगा बराबर 0 से 0 कैंसिल, यानी कि ये एक के बाद डेसिमल, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल, so this is -2 into 20, that is equal to -40 न्यूटन। तो यही यहां पे भी आया था। तो आप चाहे ऐसे करो या आप चाहे ऐसे करो, दिस इज ऑल अप टू यू, ठीक है। तो कई तरीके होते हैं बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको जो भी तरीका हिट कर रहा है, बट जो प्रॉपर इक्वेशंस को फॉलो का, ऐसा नहीं कि दिमाग में आ गया सर ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, नहीं, देयर शुड बी अ प्रॉपर इक्वेशन जिसको आप यूज कर रहे हैं। जैसे यहां पे मैंने पहले एक्सेलरेशन निकाला, फिर F इज इक्वल टू ma, बट इसी को अगर मैं चाहूं तो आई कैन से चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से मिला मुझे 40, तो इंपल्स आएगा F into t, that is 40 into 0.1, so that is 4। तो दोनों केसेस में आंसर सेम आए, तरीके करने के अलग अलग है बट आंसर सेम है। तो दैट मीन्स वी कैन से देयर आर n नंबर ऑफ वेज जहां पे हम लोग जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी कहानी इंपल्स की, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंपल्स। तो इंपल्स में हमने देखा बेसिकली हम लोग जो है फोर्स के एक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे एन इंपॉर्टेंट लॉ विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसपे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एंड विल ट्राई टू हैव सम डेमोन्स्ट्रेशंस एज वेल इंशाल्लाह। बट आज की क्लास थी पूरी इंपल्स के लिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे कभी कभी जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो इंपल्सेस इन शॉर्ट, इट इज द एक्शन ऑफ फोर्स, जहां पे हम लोग फोर्स की एक्शन जो है उसको पता करते हैं, एंड इट इज यूज्ड when we have a constant force for a short duration of time, when we have a variable force for a short duration of time, and when we have a variable force for a large duration of time। तो इन तीनों केसेस में हम लोग impulse यूज करते हैं, एंड impulse is basically अगर आपके पास एक ग्राफ है which is force time graph, तो उस ग्राफ का जो एरिया है that will give us the impulse। So impulse is what? It's the area under the force time graph, and इसका जो यूनिट है that is न्यूटन सेकेंड और डाइन सेकेंड्स, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज m1
L1t-1, यानी कि जो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला है वही इंपल्स का भी डायमेंशनल फार्मूला है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, जहां भी है अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।